तो आज से हम सब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, क्लास 9 गणित का पहला चैप्टर, यही ना है? ठीक। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं पहले यह जानिए। तो अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा देखा जाए, वास्तविक संख्या, ठीक है, क्लास 9 के अनुसार परिभाषा मतलब वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसे संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा क्या चीज होती है? संख्या रेखा ये चीज होती है, एक शून्य होता है बीच में, इधर जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ -1 -2 -3 -4 और इस तरह से चलता है। तो ये होता है वास्तविक संख्या। तो गणितज्ञों ने ये नियम बनाया, एक संख्या रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जिसपे सारी संख्या को लिखा जा सके, तो वो सब होता है वास्तविक संख्या। सिंपल सी बात, जब वास्तविक संख्या होती है इसका मतलब ये है कि काल्पनिक संख्या भी होती होगी, है ना? वास्तविक संख्या इसका मतलब काल्पनिक संख्या भी होगा। तो काल्पनिक संख्या के बारे में आप सबको नहीं पढ़ना। अब जब क्लास 11 में जाएंगे तो वहां पर आपको काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर केवल वास्तविक संख्या। तो एक परिभाषा तो आप ये रट्टा मान लीजिए कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा ये। एक और परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। क्या? धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। मतलब कोई भी नंबर लीजिए, अगर हम 2 लिए, इसका वर्ग कर रहे हैं यानी 2 का स्क्वायर, यानी कितना? 4 प्लस में है, बिल्कुल है, तो यह वास्तविक संख्या है। उसी प्रकार अगर -2 ले तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा फिर से 4 जो कि प्लस में है, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या है। एक रहता है √3, तो √3 का अगर जब आप वर्ग करेंगे, ठीक, तो ये प्राप्त होगा √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक, कितना होता है? 3। क्या वास्तविक संख्या प्राप्त, धनात्मक संख्या प्राप्त हुई? बिल्कुल, अगर धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है इसका मतलब है यह वास्तविक संख्या है। इसको लेते हैं -√3, ठीक, इसको करके लेते हैं। तो अगर हम, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, किसमें? प्लस में। और अभी देखे थे कि √3 का स्क्वायर हो रहा था कितना? 9 यानी +3। फिर से धनात्मक संख्या प्राप्त हो गई। मतलब सिंपल सी बात यहाँ आप ये सीख रहे हैं कि जैसे ही स्क्वायर लगता है √अंडर से तो √अंडर गायब हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, √3, इसको स्क्वायर करते हैं। तो अभी आपने देखा कि स्क्वायर जब हो रहा था तो रूट गायब हो रहा था नहीं, जब स्क्वायर कर रहे थे तो रूट गायब। इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, √3 का, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, √3 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगेगा रूट गायब हो जाएगा। उसी प्रकार रूट 5 रहता और इसको स्क्वायर करते तो क्या प्राप्त होता? 7। उसी प्रकार रूट अगर 7 होता तो क्या प्राप्त होता? 7। तो सिंपल सी बात, ये ताम झाम नहीं भी करते तो अपने को डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। खैर, अब डायरेक्ट वैसे ही बताएंगे आपको। अब आपसे पूछ रहे हैं इसका मान कितना होगा? 7। स्क्वायर लगने पर रूट गायब हो जाता। अब इसको बताओ, ये क्या प्राप्त होगा? -7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से मान निकालना ये संभव नहीं है। ये जो लिख दिया है असल में ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, बोलने के हिसाब से हम लिख दिए कि 7 और
जब इसका स्क्वायर लगा तो रूट गायब हो गया, लेकिन ठीक है उसी नियम के अनुसार, तुम लोग के नियमानुसार अगर चले स्क्वायर लगाए तो रूट गायब हो गया, तो केवल क्या बचा माइनस। ठीक है, तो तुम देखो हमने क्या लिखा है, वास्तविक संख्या। कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए? धनात्मक संख्या, लेकिन यहाँ प्राप्त कैसी संख्या हुई है? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई है, इसका मतलब यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो देख लो वास्तविक संख्या ऐसा होता है, रूट के अंदर माइनस रहेगा, इसका मतलब है कि वह वास्तविक संख्या नहीं है। रूट अंडर के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब वास्तविक संख्या ऐसा है। 3 माइनस ये लीजिए 3 माइनस 7, तो रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब है कि यह वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। तो आपने जाना वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि दो परिभाषा, तो आपको जो भी पसंद है उसे याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखो। हो गया, मिटा दे। तो आपने जान लिया वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार पे। वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्याएं के प्रकार। ठीक है, दो ही प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। लेकिन ये दोनों को अभी यही रोकते हैं, कुछ और संख्या उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और आप सब जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3, आप इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये हो गई प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, बस यही ध्यान रखना और आगे जहां तक आप जा सकते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और आगे आप जहां से जा सकते हो। तो यही बोलना है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये 0 से शुरू हो रही है। अब यहाँ से इतना दूर देखो तो क्या है? प्राकृत संख्या। मतलब यह है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या को कौन अलग करता है? जीरो। ठीक है, प्राकृत और पूर्ण को अलग कौन कर रहा है? जीरो। अगर जीरो के जस्ट बाद से देखना शुरू किया जाए तो असल में ये प्राकृत संख्या ही है। तो एक बात तो पता चल गया कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आती है, लेकिन प्राकृत संख्या में सभी पूर्ण संख्या नहीं आती है लेकिन सभी नहीं आती। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से सब इसमें यहाँ है, ठीक है, और ये तो पूरा इसमें है लेकिन शून्य इसमें नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। आपसे कोई पूछे क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? यही तो खेल होती है लेकिन सभी नहीं होती। समझ में आएगा? क्योंकि अगर ऑप्शन सवाल अगर दिया जाए तो एक सवाल उठाते हैं, देखना अब तुम लोग के साथ सवाल वाला भी खेल शुरू होगा। ऐसे सवाल दे दे क्वेश्चन। क्या ऑप्शन? सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है? नहीं है। सभी पूर्ण मतलब पूर्णांक संख्या क्या सब प्राकृत में है? नहीं है। ये ऑप्शन एकदम से गलत है। अगला सभी प्राकृत क्या पूर्ण है? तो देखते हैं प्राकृत में बिल्कुल ये बोला आप सही है बात। अगला कुछ पूर्ण प्राकृत है, कुछ पूर्ण प्राकृत है तो बिल्कुल है, मतलब एक के बाद तो सब प्राकृत हो ही जाता है, इसका मतलब ये भी लिखा हुआ सही है। अगला लिखा हुआ कुछ प्राकृत पूर्ण है, कुछ क्या गलत है, सभी है। ठीक है, कुछ प्राकृत नहीं बल्कि सभी प्राकृत पूर्ण है। अगला है कोई पूर्ण प्राकृत नहीं, ये भी गलत है। कोई पूर्ण प्राकृत नहीं कैसे है? एक के बाद तो सबके सब प्राकृत नहीं है। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। बातें समझ में आई? ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमने ये वाला सवाल दिया। तो इस सवाल ध्यान नहीं दो, केवल हम समझाने के लिए ये चीज लिए थे
ताकि तुम लोग समझो। तो मैंने ये बताओ कि प्राकृत और पूर्ण समझ गया? ठीक, आगे बात करते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये सब तुम लोग पहले से जानता है, पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, यहाँ संख्याएं कर देते हैं क्योंकि एक नहीं बहुत सारी संख्याओं के बाद करते हैं। ठीक है, आगे तो पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, ये डॉट 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 दिया हुआ है। अच्छा, तो अब आपने क्या देखा? पूर्णांक संख्या में होती है जो ऋणात्मक से शून्य होते हुए कहाँ जाती है? धनात्मक। तो ये वाली संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक। अब ये सब ध्यान, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है तीनों में, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक में। अगर हम आपसे पूछे 1/2 कौन संख्या है? प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है? कौन है? अरे कहाँ ऐसा तुमको नजर आ रहा है संख्या? आराम करो, 1/2 कहीं लिखे हैं तो काहे बोल दिया? ये तीनों में से कोई नहीं है। अगला 0.4, बताओ ये कहाँ है? प्राकृत में, पूर्ण है, पूर्णांक में? कहाँ? किसी में नहीं है। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, ये सब में पूरा पूरा नंबर है। ध्यान से देखो तो अट्टा बट्टा कहीं लगाए हैं? बस समझ जाओ, कहीं नहीं लगाए हैं, केवल प्लस और माइनस है। तो ध्यान रखना कि कहीं अगर लिख दे और 3/2 आपसे पूछे कि बताओ प्राकृत है कि पूर्ण है या पूर्णांक है, तो आप नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब संख्या हमने देखा है नहीं, ये सब में कहाँ था कहीं नहीं है। मतलब पूरा पूरा नंबर। कहीं पे परिभाषा ऐसे भी लिखा रहता है पूर्णांक संख्या का कि वैसी संख्या जो पूरा पूरा संख्या, चाहे वो ऋणात्मक में हो चाहे धनात्मक में हो या केवल शून्य हो। लेकिन आप ऐसे नहीं, वैसे नहीं, बल्कि ऐसे याद रखेंगे, जो संख्या ऋणात्मक से चलकर शून्य होते हुए धनात्मक में जाए वो पूर्णांक संख्या होती है। और देखो सब पूरा पूरा नंबर में है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। ये नहीं कि कोई ऐसा बोल दे कि बताओ 2% कौन संख्या है? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक? इस तरह का नंबर हमने कहीं देखा नहीं। चलिए ठीक है, तो मतलब आप बातों को समझ जाए। अगर इसको देखा जाए, इसको, इस संख्या को यहाँ से देखो क्या नजर आ रहा है, और यहाँ से देखो तो मतलब क्या है? पूर्णांक में सभी प्राकृत भी आते हैं। ठीक है, और सभी समझ में आई बात? ठीक है, आपने जान लिया प्राकृत, पूर्ण और इसमें बता देते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की अगर बात किया जाए तो एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में चीजें सब ऋणात्मक में होगी, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब के सब क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है शून्य को ना तो धनात्मक में जोड़ेंगे और ना ही ऋणात्मक में, इसको अलग ही लिखा जाएगा, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में केवल कौन होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं तीसरा नंबर, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में हम केवल किसको लेंगे? धनात्मक संख्या, मतलब एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत। बातें समझ में आई? ठीक है, पूर्णांक संख्या में सभी प्राकृत आ जाते हैं, पूर्णांक संख्या में सभी पूर्ण आ जाते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक। यहाँ तक की बातें समझ में आई? नोट करो। चलो कुछ और संख्या है, कुछ और संख्याएं उसको जान लेते हैं। सम संख्या, सम संख्याएं, ठीक, जो 2 से कट जाए क्या होता है? कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मतलब एक नंबर के बीच करके लिखते जाएंगे। अगला विषम संख्या,
जो दो से विभाजित है वो अब जो दो से मैं बोल रही जो दो से विभाजित 9, ठीक। जैसे में 1 3 5 7 9 11 मतलब एक एक नंबर। प्रथम नंबर आप ध्यान रखें, केवल यहाँ 1 से शुरू है, यहाँ 2 से, बाकी एक एक नंबर बीच करके आप लिखते हैं, ठीक है। ये होता है विषम संख्या। चलिए सम संख्या विषम संख्या में हो गया। अब आते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या, भाज्य संख्याएं, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या, जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। और गुणनखंड बता चुके हैं हम, कितना। जैसे मैं कहाँ से शुरू करें, 4 से, क्योंकि 4 भी 1 भी होता है गुणनखंड, 2 भी होता है और खुद 4 होता है। इसका मतलब है कि 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक। क्या 5 है? नहीं, 6 है, बिल्कुल है, क्योंकि 6 के गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इसके गुणनखंडों की संख्या कितना, 2 से अधिक है, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, 4 6 साथ में होगा 8 9 10 9 नहीं होगा, सम विषम बता रहे हैं। आप 9 को देखेंगे तो 9 कहीं 3 से कटता है, 1 से कटता है, फिर 9 से भी कटता है, तो 2 से अधिक हुआ ना गुणनखंडों की संख्या। तो लोग भाज्य और अभाज्य को सम और विषम जैसा नहीं देखते। भाज्य को आप सम और विषम के जैसा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, इसका उल्टा परिभाषा चलेगा, वैसी संख्याएं या वैसी संख्या अपने आप को छोड़कर जिसके गुणनखंडों की संख्या, जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, केवल 2, मतलब वो खुद से कट रहा होगा और एक से कट रहा होगा। तुम ध्यान से देखो, किसको? 3 को नहीं, 2 को देखते हैं पहले। तो 2 को आप देखेंगे तो आप 1 से केवल कटता है, 2 से। 3 को देखिए, केवल 1 से कट रहा है और 3 से, और 5 को देखिए आप, 1 से कट रहा है 5, ठीक है। इसके बाद आप 7 को देखिए, 1 से कट रहा हो 7, 9 तो कौन होगा? 11। 1 से कट रहा केवल 11 से, ठीक है। आप इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। आप ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। नोट कर, चलो नोट कर लिए, ठीक। तो गणित का इतना ही पढ़ते हैं, अब अगला विषय, ठीक।